नादरीन, पाकिस्तान में बड़ी खामोशी से एक तब्दीली आई है और इस तब्दीली पे कुछ लोग अजीब किस्म का तबसरा भी कर रहे हैं। वो सहाफ़ी या वो बाअसर लोग जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं या एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं, वो अब अचानक से, चाहे ये लोग बरतानिया में हैं चाहे पाकिस्तान में हैं, वो नून लीग की करप्शन के ऊपर बात करना शुरू हो गए और इससे ये तासुर बन रहा है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के बीच में कोई बिगाड़ पैदा हो गया है। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर लूं कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ आज भी एक सिक्के के दो रुख हैं। आसिम मुनीर को एक्सटेंशन और इस्तिस्ना शहबाज शरीफ ने लेकर दिया आसिफ अली जरदारी के साथ मिलकर, जबकि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को इनके खानदानों समेत करप्शन के जो केसेस हैं उनसे निजात दिलाई आसिम मुनीर साहब के रिजीम ने। तो ये एक दूसरे के लिए लाज़िम मलजूम बन गए, ये एक दूसरे को बचाते हैं, एक दूसरे की हिफाजत करते हैं, एक दूसरे के लिए गारंटी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों एक दूसरे को छोड़ सकते हैं। हां, दो वजूहात हो सकती हैं ये जो कुछ भी हो रहा है। यानी नून लीग ने इस हद तक तबाही फेर दी है पाकिस्तान की कि अब ये बेचारे लोग बोलने पर मजबूर हो गए और इनके ऊपर जो सख्ती थी इन लोगों के ऊपर कि आपने नून लीग के खिलाफ बात नहीं करनी, इसके खिलाफ बात नहीं करनी, उसके खिलाफ बात नहीं करनी, वो सख्ती शायद कम हो गई है। मैं आपको बड़ा क्लियरली ये कह देता हूं कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो बार बार हम लोगों से क्या मुतालबा करती थी, वो यही करती थी कि सियासतदानों को आप जो मर्जी कहें, आप उन्हें गाली दें, आप बदतमीजी करें, आप उनसे लड़ें, लेकिन आपने हमारे बारे में कोई बात नहीं करनी, आपने हमें इस सारे से बाहर रखना है। तो मेरा तो एक ही जवाब होता था हमेशा, आप इससे बाहर निकल जाएं, आप छोड़ दें सियासत करना, आप छोड़ दें चीजों के अंदर असरअंदाज होना, आप बाहर निकल जाएं। जब आप इर्रेलीवेंट हो जाएंगे तो आपका जिक्र ही कोई नहीं करेगा। लेकिन वो ये चाहते हैं कि वो हर चीज में रेलिवेंट रहें, वो चीजों को कंट्रोल करें, वो इक्तदार अपने हाथ में रखें और जितनी बुराई है वो सियासतदानों की हो, इसमें वो हिस्सा भी डालते रहते हैं। तो नंबर एक तो नून लीग ने तबाही इतनी फेर दी है कि अब बेचारे लोग बोलना शुरू हो गए हैं और एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें इजाजत भी दे दी है कि थोड़ा बहुत सच आप लोग बोल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे जरा एस्टेब्लिशमेंट की गुड्डी चढ़ जाती है और इससे सियासतदान जो है वो बदनाम और कमजोर रहते हैं, उन्हें कंट्रोल करना आसान रहता है। बहरहाल शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर एक दूसरे को छोड़ने वाले नहीं हैं। जिसको ये लगता है वो अपने दिमाग का फिलहाल इलाज करवा ले, क्योंकि ये एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है, ये एक साथ ही जाएंगे जब भी जाएंगे। आसिम मुनीर साहब के ऊपर या तो बहुत बड़ा दबाव आएगा तो वो इमरान खान साहब को छोड़ेंगे, अदरवाइज वो नहीं छोड़ेंगे। और जिस दिन वो इमरान खान साहब को छोड़ेंगे फिर मुस्तकबिल का फैसला आसिम मुनीर के हाथ से निकल जाएगा, फिर फैसला इमरान खान साहब करेंगे और पाकिस्तान के लोग करेंगे। लोग जितने भी मायूस हों, जिस दिन इमरान खान बाहर आएगा लोग उसके साथ खड़े हो जाएंगे, यह हकीकत है। और इस हकीकत को जानते हुए अभी तक आसिम मुनीर साहब ने ऐसा बंदोबस्त किया कि ना तो इमरान खान साहब दिखाई देते हैं ना सुनाई देते हैं। 3 साल हो गए इमरान खान को किसी ने देखा नहीं, ना किसी ने इमरान खान साहब को सुना है। तो उन्हें पूरे सिस्टम से आउट करके रखा हुआ है और वो ये जानते हैं कि जिस दिन ये आदमी बाहर आया ये मुल्क का मालिक बन जाएगा और हम लोगों की कोई हैसियत या औकात इसके सामने नहीं रहेगी। फिर आलमी सतह पे जो खबरें छपेंगी वो सारी दुनिया जानती है। अब ये पहुंचे हैं जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब दीगर कुछ लोगों को लेकर ये स्विट्जरलैंड के दौरे पर चले गए। वहां पे इससे पहले जो तकरीब होनी थी जिसकी मेजबानी पाकिस्तान ने करनी थी वो तो पाकिस्तान कर नहीं पाया, लेकिन फिर उसके बाद जो है मुज़ाकरात तो आगे बढ़ने हैं, बातचीत तो होनी है ईरान की और अमेरिका की, तो उसके लिए पाकिस्तानी वफद भी गया। पाकिस्तान के अंदर कुछ भी होता रहे इन्हें कोई परवाह नहीं है, ये अमेरिका को खुश रखेंगे और ईरान के साथ जैसे अमेरिका चाहता है वैसे उसके मुज़ाकरात करवाएंगे। और ये जो मुज़ाकरात हुए हैं इसमें अब ईरान के अंदर से खबरें आ रही हैं कि मुश्तबा खामनाई जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, वो इस पे राजी नहीं थे। बड़ी डिटेल एक स्टोरी इसके ऊपर अब छपी है ईरानी मीडिया में कि वो इस पे राजी नहीं थे और उन्होंने कई मरतबा कैटेगोरिकली इस पे इनकार किया था और उन्होंने जो शराइत रखी थी जिनमें 8 शराइत उनकी जानिब से शामिल थी वो बाद में रद्द कर दी गई, उन्हें साइड पे कर दिया गया। फिर उनकी एक बुनियादी शर्त थी कि हम एटमी मामलात पे अमेरिका के साथ बिल्कुल बात नहीं करेंगे, लेकिन इसको भी शामिल किया गया। तो बिलाखिर जो है वो सारी की सारी ईरानी हुकूमत ने या जो लोग अभी मुज़ाकरात कर रहे हैं उन्होंने मिलकर मुश्तबा खामनाई को मजबूर किया कि वो इसके ऊपर कॉन्सेंट दें, लेकिन उन्होंने फिर भी एक स्टेटमेंट जारी किया, ये जो कुछ हुआ इस पे मैं राजी नहीं था। तो मैं इन पे भरोसा कर रहा हूं फिलहाल कि ये कंप्रोमाइज नहीं करेंगे उन चीजों पे जो ईरान के बुनियादी नुकात हैं। तो बहरहाल अब जेडी वेंस आ रहे हैं वहां से, जेरेड कुशनर आ रहे हैं वहां से और साथ में स्टीव विटकॉफ। जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ हो तो इसका मतलब यह है कि इसराइली नुमाइंदगान है, वो अमेरिका से ज्यादा इसराइल की सपोर्ट करते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की सिचुएशन जरा थोड़ी सी बदल गई है। जेडी वेंस
इसराइल पे तनकीद भी करते हैं, लेकिन माजी में भी मुज़ाकरात कर चुके हैं, तो इसलिए वो भी आ रहे हैं। लेकिन जेडी वेंस ने आने से पहले पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के सर पे एक हथौड़ा मारा। उन्होंने क्या कहा, जरा ये देखें आप। जेडी वेंस ने कहा, इन द पाकिस्तान एंड कतरी सिस्टम्स दे डोंट क्वाइट हैव द फर्स्ट अमेंडमेंट एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये फर्स्ट अमेंडमेंट क्या है, जरा आप ये देख लें। अमेरिका के अंदर ना एक फर्स्ट अमेंडमेंट है उनके आइन में। द फर्स्ट अमेंडमेंट प्रोटेक्ट्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन, स्पीच, प्रेस, असेंबली एंड पिटीशन, फॉर्मिंग अ कॉर्नर स्टोन ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी। तो ये कहते हैं जी कि जो पहली तरमीम है अमेरिका के आइन में, वो मजहबी आजादी और बोलने की आजादी, मीडिया की आजादी और लोगों के एहतजाज करने की आजादी, और साथ में लोग पिटीशन कर सकते हैं, अदालतों में जा सकते हैं, तो ये सारा कुछ वो उनको फराहम करती है। और पाकिस्तान में ये नहीं है। यानी एक जुमले में कि वहां पे ना तो मीडिया आजाद है पाकिस्तान में, और ना ही पाकिस्तान के अंदर कोई फर्स्ट अमेंडमेंट है अमेरिका की तरह। तो अमेरिका के लोग बहुत आजाद हैं, पाकिस्तान और कतर के लोग आजाद नहीं है। कतर को तो इससे फर्क नहीं पड़ता, वहां पे तो बादशाह है, लेकिन पाकिस्तान को इससे फर्क पड़ता है कि अमेरिका का नायब सदर पाकिस्तान के बारे में क्या सोचता है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है, फिलहाल वो बोलता नहीं है। सभी जानते हैं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, पाकिस्तान में इस वक्त मार्शल लॉ है, और पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को आसिम मुनीर कंट्रोल कर रहे हैं। और ये बात ख्वाजा आसिफ बड़े फख्र के साथ कहते भी हैं। उनको बेचारों को ट्वीट भी अपने डिलीट करने पड़ जाते हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ बड़े फख्र के साथ ये बात करते रहते हैं। ईरानी वफद जो है उसके अंदर इराकची हैं, बाकरी हैं और कालीबाफ हैं। ईरानी वफद जिस तैयारे पर बैठ के आया, उस तैयारे के ऊपर लिखा हुआ है मैनाब 168। ये उस तैयारे के ऊपर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है। मैनाब में 168 छोटी बच्चियां शहीद हो गई थी। 7 साल तक छोटी बच्चियां थी और कुछ थोड़ी बड़ी उम्र की बच्चियां थी। तो ये 168 168 बच्चियां शहीद हो गई थी पहले दिन के अटैक में। तो मैनाब 168 तैयारे के ऊपर लिखकर वो आए। वो फिर एक दफा अपने जज्बाती वाबस्तगी के साथ आए। अब देखते हैं मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि इस मौके पे इसराइल ने खिलाफ वर्जियां शुरू कर दी हैं उस एमओयू की जो अमेरिका और ईरान के बीच में दस्तखत हुआ, जिस पे बाद में शहबाज शरीफ साहब ने भी दस्तखत करके वो उठा के दिखाया था। तो अब उसकी खिलाफ वर्जियां इसराइल कर रहा है। इसराइल ने किया यह है कि गुज़िश्ता चंद दिनों में बहुत सारे लबनानी शहीद कर दिए और जंगबंदी से तकरीबन वो मुकर गया। लबनान के ऊपर जो हमले किए हैं उनमें 50 से ज्यादा अफराद इस वक्त तक जाबहक हो गए हैं। वो कहते हैं जी हम हिजबुल्लाह के ठिकानों पे हमले कर रहे हैं, जबकि सिविलियन भी उसके अंदर शहीद हो रहे हैं, बच्चे और खवातीन भी हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह जवाबी कार्रवाई करती है, उसमें इसराइली फौजी भी मारे गए हैं, जख्मी भी हुए। तो अब ये वहां पे एक जंग जैसी कैफियत, और इस पे ईरान ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया। पहले आप ईरान का रद्द-ए-अमल सुने, फिर मैं आपको एक और चीज सुनाता हूं कि क्यों ये मुज़ाकरात इस वक्त खतरे में। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने यह स्टेटमेंट जारी किया कि जो मुआहदा था एमओयू, उसकी जो पहली शिक है कि लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग का खात्मा, तो ये जो बामी हमारा एमओयू है उसका सबसे अहम सतून ये शिक है। जहां ईरान अपने वादों पर कायम है, वहीं दूसरे फरीक के लिए लाजिम था कि वो सेहूनी हुकूमत को लबनान में जंगबंदी पर मजबूर करे। ऐसा करने में नाकामी की सूरत में उसने मुआहदे की वाज़ेह खिलाफ वर्जी की है। अगरचे बहरी नाकाबंदी खत्म करने और आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के हवाले से इकदाम किए गए हैं, लेकिन यह मफाहमतनामा एक सिंगल पेज की हैसियत रखता है। पहली शिक की खिलाफ वर्जी पूरे मुआहदे को मशकूक बना रही है, यह उनका स्टेटमेंट है। और जब तक दूसरा फरीक फौरी तौर पर जरूरी इकदाम नहीं उठाता, यह मफाहमतनामा मजमूई तौर पर शदीद मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। अब यहां एक खबर और आती है इसके बीच में कि ईरानी जो नेवी है उसने आबनाए हुर्मुज़ को एक मरतबा फिर बंद कर दिया हर तरह की ट्रैफिक के लिए। वहां से अब टैंकर्स और बहरी जहाज नहीं गुजरेंगे। अब यह खबर भी आ रही है वहां रीजन में, और उसके लिए एक पैगाम जारी किया गया है बाकायदा। जहाजों को जो है वो ये भी कह दिया गया है कि वेसल्स मस्ट स्टे क्लियर, डू नॉट अप्रोच द स्ट्रेट, अदरवाइज यूर सिक्योरिटी विल बी एट रिस्क। कि आप इस तरफ मत आए वरना आपकी सिक्योरिटी जो है वो रिस्क के ऊपर होगी। और वो ये भी बता रहे हैं कि ड्यू टू इसराइली क्राइम्स, ये इसराइल के जराइम की वजह से है इन लबनान के अंदर, एंड यूनाइटेड स्टेट वायलेशन ऑफ सीज फायर कमिटमेंट्स। अमेरिका ने जो हमारे साथ सीज फायर के ऊपर या जंगबंदी के ऊपर जो मुआहदा किया था, ये उसकी खिलाफ वर्जी भी हो रही है। तो ये तो जनाब अब ईरान ने कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट और दिया, और यह स्टेटमेंट इससे हटके है, लेकिन क्योंकि मुआहदा खतरे में है, वो क्यों है मैं आपको बताता हूं।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 60 दिन की मुद्दत खत्म होने के बाद भी कोई टूल नहीं होगा, यानी किसी किस्म का महसूल वसूल नहीं किया जाएगा आबनाए हुर्मुज़ में। हालांकि वो मुआहदे के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये इंतजाम जो है वो ईरान और जो ओमान है ये मिलकर करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक नया स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि तो अगर ये टूल हुआ तो ये टूल अमेरिका की तरफ से और इसी के लिए आयद किए जाए, यानी अगर ये हमने यहां पे टैक्स इकट्ठा करना है किसी ने तो वो अमेरिका इकट्ठा करेगा और अमेरिका ही लेकर जाएगा यहां से, और कोई नहीं लेगा। और मुआहदा मुकम्मल ना हुआ तो जो मिडिल ईस्ट के मुमालिक के लिए गार्डियन एंजल, वो कहते हैं जी हम गार्डियन एंजल हैं, यानी मुहाफिज फरिश्ता है मिडिल ईस्ट के मुमालिक के लिए, तो हमने जो जिम्मेदारियां अंजाम दी हैं उनके बदले में हमें यह मिलना चाहिए, और हमारे जो मुस्तकबिल के अखराजात हैं उनकी वापसी होनी चाहिए। जो पैसा हमने खर्च किया है वो हम कहां से पूरा करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट का यह मतलब है। वो ये कहता है कि आपने हुर्मुज़ में अगर टैक्स वसूल किया जाएगा तो अमेरिका करेगा और कोई नहीं करेगा। हां, तो ये मुमकिन है ना। मैंने बहुत पहले आपको कहा था कि ये ऐन मुमकिन है कि मुस्तकबिल में अमेरिका और ईरान मिलकर आपने हुर्मुज़ से टैक्स इकट्ठा करें और अरब बेचारे पैसा देने पर मजबूर हो और ईरान को इससे छूट हो, क्योंकि अमेरिका को तो पैसों में दिलचस्पी होती है। अमेरिका की दिलचस्पी तो डॉलर्स कमाने में है, वो तो पैसा कमाना चाहता है। ट्रंप एक कारोबारी आदमी है, वो ये नहीं देखेगा कि अरबों के साथ, और अरबों को मना भी लेगा, अरबों के बाद दूसरा रास्ता भी कोई नहीं है। यहां इस पूरे खित्ते में उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं है। सिर्फ चाइना को तकलीफ होगी तो चाइना अपना कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा, वो अरबों से कोई रियायत ले लेगा या अपने आप को बचा लेगा, क्योंकि चाइना की तवज्जो जो है वो सिर्फ कारोबार करने की तरफ है, बाकी चीजों पर वो ज्यादा तवज्जो देते नहीं है। नाज़रीन, इसराइल के अंदर ना बहुत गुस्सा है। गुस्सा इस बात के ऊपर है कि अमेरिका ने ये जो मुआहदा किया ये क्यों किया। उन्हें लगता था कि अभी मजीद जंग होनी चाहिए और अटैक होना चाहिए बार बार ईरान के ऊपर, और ईरान में जो मकासद उन्होंने हासिल करने थे वो मकासद हासिल नहीं हुए। अब अलग अलग किस्म के बयानात इसराइल में सियासतदानों की तरफ से आते हैं, सहाफियों की तरफ से आते हैं। इसराइली मीडिया जो है वो बाज़-औक़ात आग उगल रहा होता है डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पॉलिसियों के खिलाफ। तो इसराइली सहाफी ने कहा कि अमेरिका को एक और 9/11 की जरूरत है। ये एक इसराइली सहाफी है, ये चैनल 12 के ऊपर काम करते हैं। इनका नाम है जी बेनी सब्ती, बड़ा अजीब सा नाम है, बेनी सब्ती इनका नाम है जी। i24 के लिए भी ये काम करते हैं। वो ये कहते हैं जनाब के इस वक्त एक 9/11 या पर्ल हार्बर की जरूरत है। इस वक्त अमेरिका में एक 9/11 जैसे वो हो गया था, एक बहुत खौफनाक इंसिडेंट हुआ था, बहुत सारे हजारों लोग अमेरिका में मारे गए थे। उसके बाद अफगानिस्तान पे अमेरिका ने पूरी एक जंग की थी, और उससे पहले एक पर्ल हार्बर हुआ था, उसके नतीजे में दुनिया में बहुत तबाही हुई थी। तो वो ये कहते हैं कि अमेरिका में ये होना चाहिए ताकि उसे एहसास हो कि इसराइल उसका सच्चा दोस्त है। उन्होंने सोचे समझे बगैर जो है, हमसे मुशावरत किए बगैर ये जो मुआहदा कर दिया, वो अब उसके ऊपर यूं बात कर रहे हैं। तो ये मुकम्मल तौर पर पागलपन और ज़हनी दिवालियापन है। खुदा अमरीकियों पर रहम करे, इस किस्म की बात की है। यानी अब तो वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका में कोई बहुत बड़ा सानिया या हादसा हो जाए, और इस बात का खदशा है, क्योंकि जो लोग वॉर देखना चाहते हैं ना या जंग करवाना चाहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी हथियारों की कंपनियां इन्वॉल्व होती हैं। वो ये चाहते हैं कि बहुत सारा पैसा उनके पास आए। पैसा तभी आएगा जब जंग लगेगी। जंग लगेगी तो हथियारों की जरूरत पड़ेगी, बारूद की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे मिसाइल चाहिए होंगे, बहुत सारे हथियार चाहिए होंगे, तैयारे चाहिए होंगे, फिर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी। जितने ज्यादा मुल्क इन्वॉल्व होंगे उतना ज्यादा असला चाहिए होगा। तो अगर अमेरिका में आप सोचिए एक लम्हे के लिए, जो इसराइली सहाफी कह रहे हैं कि अगर वहां पे एक दहशतगर्दी का बड़ा वाकया हो जाता है तो फिर क्या होगा, उसका इल्जाम तो किसी पे भी दिया जा सकता है। पिछली मर्तबा इल्जाम लगा दिया गया था अफगानिस्तान के ऊपर, हालांकि बाद में जो तहकीकात हुई उनमें पता चला कि अफगानिस्तान का उसमें कोई इतना बड़ा किरदार नहीं था, लेकिन इल्जाम अफगानिस्तान के ऊपर लगा और अफगानिस्तान में एक ऐसी जंग छेड़ दी गई जो 20 साल खत्म ही नहीं हुई। तो अमेरिकन को जंग में धकेलने के लिए एक करंट का झटका या एक बड़ा इंसिडेंट दहशतगर्दी का, जो अल्लाह करे ना हो, लेकिन अगर हो गया तो उसके नतायज क्या होंगे, और कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो सकता है। हम कुछ नहीं कह सकते इस वक्त, लेकिन चले हम इन चीजों के ऊपर नजर रखते हैं। और ये जो स्टेटमेंट है इसराइली सहाफी की जानिब से, या इस किस्म की जो बार बार बातें की जा रही हैं, ये फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करता है कि नेतन्याहू की गवर्नमेंट जो टारगेट अचीव करना चाहती थी ईरान में, वो नहीं हो पाए। नाज़रीन, अब पाकिस्तान के अंदर से एक दो खबरें मैं आपको बताता हूं। नंबर एक तो यह है कि आजाद कश्मीर में एक घटिया खेल खेला जा रहा है और हम सब वो खेल देख रहे हैं। लोग बार बार यकीन दिलाते हैं, मैंने आपको लोगों की आवाज सुनवाई, उनकी बातें सुनवाई। वो कहते हैं ना हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, ना रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जिद्दोजहद है, ना हम किसी इदारे से लड़ना चाहते हैं, हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं।
مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے بنیادی حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے سیاسی، آئینی، قانونی اور جو بنیادی حقوق ہیں وہ ہمیں فراہم کیے جائیں۔ اب ہم حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ہمیں شرپسند اور غدار کہا جاتا ہے۔ نہ ہم شرپسند ہیں نہ ہم غدار ہیں۔ وہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو پاکستان سے پیار کرتے ہیں، پاکستان ہمارا بھائی ہے۔ کشمیری بار بار یہ کہہ رہے ہیں لیکن انہیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ اب پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ گئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس، انہوں نے کہا جی ان کو نہ چھوڑا جائے، شرپسندوں کو یہ کر دیں وہ کر دیں۔ ایک آدھے بندے کا جو غلط سٹیٹمنٹ ہے اس کو جواز بنا کے آپ پورے کشمیر کو غدار کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہاں پہ لاکھوں لوگ احتجاج کے اندر شامل ہوتے ہیں، گھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، پھر احتجاج کرتے ہیں۔ تو اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ آتے ہیں، کیا یہ سارے غدار ہیں؟ کیا یہ سارے پاکستان کے دشمن ہیں؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب سفید دیوار کے سامنے بٹھا کے لوگوں سے پارٹی چھڑوانے کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے، وہ جسے ہم اغوا برائے بیان کہتے تھے۔ ابھی ایک بندے کا بیان آیا، ہو سکتا ہے اس نے خود دیا ہو، لیکن راجہ امجد علی خان ہے، اس کے علاوہ اور بھی بندوں کے میں نے دیکھے ہیں۔ سفید دیوار ہے پیچھے، جیسے ماضی میں ہوتی تھی پی ٹی آئی کے ٹائم پہ، سفید دیوار ہے پیچھے، بندہ بیٹھا ہوا اور سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، چہرے پہ گھبراہٹ ہے، وہ کہہ رہا ہے جی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، جی میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعد میں یہی جو ہے وہ تحریک لبیک کے ساتھ بھی ہوا، جی میرا تحریک لبیک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اب یہی کام جو ہے وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، جی میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح اب کب تک لوگوں سے وفاداریاں چھڑوائیں گے یا ان کے ساتھ زور زبردستی کریں گے؟ اب جس کے ساتھ بھی کریں گے اس کے دل کے اندر ایک گرہ لگ جائے گی، پھر جب اسے موقع ملے گا وہ آپ کے خلاف ہو جائے گا۔ کیسے ایک پوری نسل کو یا لوگوں کے ایک بہت بڑے گروہ کو یا لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو یا اکثریت کو آپ وفاداروں سے غداروں میں تبدیل کر دیتے ہیں، یہ اس کی کلاسک ایگزامپل ہے۔ کشمیر کے معاملے کو جتنا مس ہینڈل آج کیا جا رہا ہے نا، یہ تاریخ کی کتابیں بتائیں گی کہ کتنی بڑی غلطی کی اسٹیبلشمنٹ نے جو آج کے دنوں میں یہ کر رہے ہیں۔ آپ پوری نسل کے دل میں نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ اس سے بعد آ جائیں۔ ہمارا آپ پہ زور نہیں چلتا، آپ کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، آپ کو صرف یہ سمجھا رہے ہیں فار گاڈ سیک، وقتی طور پہ اپنی ضد پوری کرنے کے لیے آپ اس ریجن کو، اس خطے کو وہ نقصان نہ پہنچائیں کہ جو لوگ بھائیوں کی طرح رہتے ہیں۔ کہ 75 سال میں انہوں نے اپنی وفاداری ثابت نہیں کی؟ یہ جو کشمیری ہیں انہوں نے 7.5 دہائیوں تک کیا اپنی وفاداری وہ آج تک ثابت نہیں کر سکے؟ آج اگر ان کے اندر سے 1 2 4 لوگ کوئی غلط جملہ بول دیتے ہیں، یا اوورسیز پاکستانی جو پاکستان میں موجود نہیں ہے ان میں کوئی شخص اگر جذباتی بات کر دیتا ہے تو اس بنیاد پہ آپ کہیں گے کشمیری سارے غدار ہو گئے؟ ان کے خلاف آپ ٹویٹ کرواتے ہیں، ان کے خلاف آپ سٹیٹمنٹ دلواتے ہیں۔ پنجاب کے اندر بیٹھے ہوئے صحافی ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میں پنجاب میں رہتا ہوں، مجھے بے حد پیار ہے اپنے گھر سے، پنجاب سے، اس سرزمین سے، لیکن سر فار گاڈ سے بلوچستان میں جو آگ لگی وہ کافی نہیں ہے، قبائلی علاقوں میں جو ہوا وہ کافی نہیں ہے۔ پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا، الگ ہو گیا، پاکستان ٹوٹ کے 2 ٹکڑے ہو گیا، وہ چلا گیا ادھر بنگلہ دیش الگ ملک بن گیا، وہ کافی نہیں ہے۔ بس کر دیں اب۔ میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کر یہ کہہ رہا ہوں کہ کشمیریوں کی بات سنیں، وہ غلط بات نہیں کر رہے، ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، مسئلے کا کوئی حل نکال لیں۔ آپ تو دشمن کے ساتھ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ وہاں ایران نے اور امریکہ نے ایک دوسرے کے کتنے بندے مار دیے، وہ بیٹھ گئے نا سوئٹزرلینڈ میں، آپ بٹھا رہے ہیں ان کو، آپ کہہ رہے ہیں جی ہم ثالث ہیں، وہاں پہ انہوں نے بندے مار دیے ایک دوسرے کے، وہاں فوجیوں کی لاشیں ادھر پہنچ گئیں، ادھر ان کے سارے اڈے تباہ ہو گئے، ایران کے اندر ہزاروں لوگ شہید ہو گئے، 168 بچیاں ایک حملے میں شہید ہو گئی، ان کی پوری قیادت مار دی انہوں نے۔ اس کے باوجود وہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ بیٹھ کے بات کیوں نہیں کرتے؟ ان لوگوں سے بات کریں، ان کی جائز مطالبات تسلیم کریں۔ یہ اچھے لوگ ہیں، برے لوگ نہیں ہیں، ان کو رستہ دیں، ان کو دیوار کے ساتھ نہ لگائیں۔ میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں، اور صرف ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ایک پاکستانی کو مشورہ دے رہا ہوں کہ بس کر دیں یہ ضد، بس کر دیں کنٹرول لینا، لوگوں کو کنٹرول کرنے دیں، لوگ بہت اچھا اس ملک کو چلائیں گے، سویلینز۔ آپ میری بات لکھ کر رکھ لیں۔ ناظرین، ادھر جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ایک ساتھی ہیں، ان کی طرف سے بڑی انٹرسٹنگ ایک خبر آئی اور میں اس کی پوری تائید کرتا ہوں۔ میاں نواز شریف کے ایک ساتھی ہیں، ایم پی اے ہیں، ارشد ملک صاحب، انہوں نے کہا جی 5000 کے نوٹ کے اوپر نواز شریف کا فوٹو ہونا چاہیے کیونکہ ان کے ملک پہ بہت احسانات ہیں۔ میرے خیال میں نواز شریف صاحب کی توہین ہے یہ۔ 5000 کے نوٹ پہ نہیں، پاکستان کی گورنمنٹ کو ایک 10,000 کا نوٹ چھاپنا چاہیے جس پہ نواز شریف صاحب کی فوٹو ہونی چاہیے، ساتھ ان کی بیٹی کی فوٹو ہونی چاہیے، ساتھ جو چھوٹے بچے نئے پیدا ہوئے ہیں ان سب کی فوٹو بھی ہونی چاہیے۔ اس خاندان کا پاکستان پہ اتنا احسان ہے کہ طارق متین صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ 4 صوبے ہیں، چاروں کے نام نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز کے نام پہ رکھ دیں آپ، اور ایک آدھا صوبہ جو ہے وہ ان کے بچوں کے ناموں کے اوپر بھی رکھ دیں آپ، اور ملک کا نام آپ رکھ دیں شریفستان۔ مسئلہ ہی حل کریں ایک ہی دفعہ، پورا ملک ہی ان کو دے دیں، لیڈر بھی اپنا، نوٹ بھی اپنے، ملک بھی اپنا، موجاں کرو جا کے۔
यार अजीब अजीब बातें करते हैं, अजीब नरगिसियत का शिकार हैं, और इस पागलपन को रोकने वाला भी कोई नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि जो इस पागलपन को रोके। नादरीन, आखिरी खबर बड़ी तकलीफ दे है, मैं आपको यह खबर सुना देता हूं। यह खबर जनाब यूएई से आई है। यूएई में गवर्नमेंट की हिरासत के अंदर पाकिस्तान का एक शहरी था, वहां पे वो टैक्सी ड्राइवर था, मोहम्मद शुएब। वो जाँ बहक हो गया और उसके घर वालों को 1.5 माह के बाद बताया